हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अकाउंट्स पाठशाला। स्मार्ट अकाउंट पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था उसको फटाफट से रिकॉल कर देंगे। उसके बाद हमारी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पेंडिंग चल रही थी, उसको हम कंप्लीट करके और अकाउंटिंग इक्वेशंस में आ जाएंगे। और यहाँ पे हम आपके साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या था हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसको हम वो भी मनी फॉर्म के अंदर होना चाहिए, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड होने के बाद में उसको हम जनरल और सब्सिडी बुक के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद में हम उसको क्लासीफाई करेंगे। किस में क्लासीफाई करेंगे? अपन लेजर के अंदर क्लासीफाई करेंगे। फिर उसको समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे और यूज़र के साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि हमको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और वो भी किस में होना कंपलसरी है? मनी फॉर्म के अंदर होना कंपलसरी है। ठीक है, जब ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में हमको मिल जाता है अकाउंटिंग के लिए, उसकी हम सबसे पहले उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? जनरल के अंदर या सब्सिडी बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग एक बार हो गई, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हो गया? उस सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग अकाउंट के अंदर उसको डालेंगे। जो भी उसका अप्रोप्रिएट अकाउंट बनता है वो किसके अंदर डलता है? वो लेजर के अंदर डलता है। ठीक है, उसके बाद में हम जब सबको हमने बिखेरा कर दिया, हर अकाउंट को अलग अलग जगह बिखेरा कर दिया, मल्टीपल ऑफ अकाउंट, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह। अब उन सबको हम क्या करेंगे? समराइज कर देंगे। सबकी टोटल लगा के हम लोग उसको समराइज कर देंगे। समराइज हम लोग किस में करते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद में उसका हम ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसको हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और उसके बाद में हम हमारा जो भी प्रोपराइटर जो भी उसके लोग हैं उसके साथ में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में कितनी ईजी बन जाती है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब सबका फॉर्मेट होगा प्रॉपरली ताकि कोई भी उसको पढ़ सके। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसकी बात भी उसने आगे बता दी अपने को। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब ट्रांजेक्शन इवेंट जो भी अकर हो ना, उसको फाइनेंशियल कैरेक्टर का वो पार्ट होना चाहिए, या पूरा फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, या उसका कुछ पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम उसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी हो गई, हमने इसकी भी सीखी थी। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। हमने और क्या सीखा था? कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कितनी ब्रांचेस होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक सपोज एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। ठीक है ना, इस फैक्ट्री से माल फिनिश गुड्स वेयर हाउस में आता है और वेयर हाउस से हम उसको सेल करते हैं। ठीक है ना, फैक्ट्री से माल रेडी करने का जो भी अकाउंटिंग होती है वो किसका पार्ट होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसके बाद जो भी पार्ट चालू हो जाता है वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इसका पार्ट चालू हो जाता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उसके बाद में उसका एक रिपोर्ट बनाता है और पता करता है कि हमको कहाँ पे कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा अपने को लगाना है, कितना नहीं लगाना है, और उसको डिसीजन देता है। डिसीजन मेकिंग का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है ना, बुक कीपिंग जो होती है ना, एक तरह से क्लासीफाई, जो लेजर पोस्टिंग अंदर जो क्लासीफाई करता है ना, यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये बुक कीपिंग का होता है। कहाँ तक पार्ट? ये जो पार्ट होता है ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। समझ आ रहा है? मतलब आपको ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल के अंदर और क्लासीफाई करेंगे लेजर पोस्टिंग के थ्रू। ये हमारा जो पार्ट होता है ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। तो मैं अब अकाउंटेंसी की बात करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पे थोड़ा लेट से आया था, अकाउंटेंसी बात। अकाउंटेंसी क्या होता है? एक नॉलेज होता है। ठीक है, किसका नॉलेज होता है? अकाउंटिंग का नॉलेज है। अब अकाउंटेंसी के अंदर सब कुछ लिखा है कि हमको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, किस चीज़ का प्रोसेस कब करना है, कौन सा एक्शन कब लेना है, ये सारी चीज़ अकाउंटेंसी के अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। समझ में आया आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो लड़कों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, दो लड़कों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये बोलता है कि मेरे को ये सब कुछ आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बी वाला ये इसका नाम तो अपने लगा था BK, ये मतलब बुक कीपिंग, और ये बी जो है इसको हमने लिया था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोलता है बेटा जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना वहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है। क्या बोलता है? जहाँ से तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है। मतलब अकाउंटिंग क्लासीफाई के बाद का जो हिस्सा है, वैसे तो अकाउंटिंग तो पूरा जो पार्ट है ना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब अकाउंटिंग का है।
ये पूरा अकाउंटिंग का काम है। लेकिन इसके अंदर का जो क्लासीफाई तक का पार्ट है वो बुक कीपिंग देखता है। इसके बाद में जो भी चीज़ें होती है वो सारी अकाउंटिंग होती है, इंक्लूडिंग ये भी, इसके ऊपर भी ट्रैक रखता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन अकाउंटेंसी के अंदर है उसको वो फॉलो करता है। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आ जाते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को जब भी रिकॉर्ड करते हैं ना, इसको दो टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। या सिंगल साइड में करते हैं, ठीक है ना, या तो हम लोग पेन का सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंगल साइड में करते हैं, या फिर डबल साइड में। अब डबल साइड क्या होता है, डबल साइड क्या होता है, एक तो होता है डेबिट, एक तो होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है। ये दो साइड, डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये हम बहुत पढ़ेंगे अच्छे से। आप इतना ध्यान रखिए, दो साइड इम्पैक्ट करेंगे। जब भी हम अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे ना, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उस रिकॉर्डिंग के लिए अगर सिंगल साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाता है। अगर डबल साइड में कर रहे हैं तो डबल एंट्री होता है। डबल साइड का मतलब क्या है, किससे मतलब है, डेबिट और क्रेडिट से। ठीक है। मोस्टली 90.5%, 99 मतलब आज के लिए टाइम में तो हर जना डबल एंट्री को ही फॉलो करता है, सिंगल एंट्री के ट्रांजेक्शन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर दिक्कत भी होती है। इसमें सारे ट्रांजेक्शन को हम डबल एंट्री में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं सिंगल एंट्री के अंदर। उसमें है ना कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, लास्ट में फाइनल करने में दिक्कत होती है। सिंगल एंट्री का कुछ पार्ट बीकॉम के अंदर है आपका, वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे, उस सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। शायद 12th में या 11th में भी है, मैं भी देखा नहीं, अभी होगा शायद उसमें। ठीक। अब आ जाते हैं मान लो अकाउंटिंग टर्म्स में। अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको प्रोप्राइटर के बारे में बताया। प्रोप्राइटर कौन होता है, ऑन ऑफ द बिजनेस होता है, या इसको कैसे बोलते हैं, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल लॉसेस इन द बियर ऑल द रिस्क एंड लॉसेस और एसोसिएट विद द बिजनेस। जो भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस में जो भी आदमी इन्वेस्ट कर रहा है वो इसका प्रॉफिट भी ले जाएगा, लॉस भी ले जाएगा, और जो भी चीज़ें होगी वो जो भी उसके अंदर रिस्क वगैरह होगा सब कुछ ये ले जाएगा। इसका काम प्रोप्राइटर का होता है। बेसिकली क्या बोलते हैं, एक बिजनेस का मालिक जो होगा वो प्रोप्राइटर होता है। ठीक है ना। कैपिटल पे आ जाते हैं। कैपिटल पे आ जाते हैं। इस बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया ना, भले वो मनी फॉर्म में हो, मनी हो, या फिर कोई भी काइंड हो। काइंड बोले तो बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें इसके अंदर करता है जिसकी एक प्रॉपर वैल्यू हो, उसके अंदर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग, बिजनेस के अंदर से प्रोप्राइटर अगर बिजनेस के अंदर से जो भी पैसा अगर निकालेगा, कि काइंड या जो भी चीज़ से निकालेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मैं क्या बताया था आपको, अपने को इन फ्यूचर में किसी भी अपने को मतलब बिजनेस, मेरे को मतलब बिजनेस, मेरे को अगर किसी को भी इन फ्यूचर में पेमेंट देना ड्यू होगा, मेरे को किसी को पैसा देना है, या आज की तारीख में कोई भी मुझसे पैसा मांग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। इसका प्रॉपर टर्म जो होती है वो क्या होती है, ऑन और पेबल बाय द बिजनेस। ठीक है। उसको हम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वापस दो पार्ट में डिवाइड होती है। किस किस पार्ट में डिवाइड होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, जो भी लाइबिलिटी हमको 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए करनी है, ठीक है ना, मोर देन अ ईयर करना है, 1 साल से ज़्यादा अगर उसके पास में अपने पास पड़ी रहने वाली फ्यूचर में, तो वो नॉन करंट भी हो जाएगा। और जो 12 मंथ्स के अंदर पे करना है उसको करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड में बेसिक फंडा क्या होता है, एक बिजनेस को हम रन करते हैं ना, तो एक लॉन्ग टाइम के लिए रन करते हैं। उस बिजनेस को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट किसमें करते हैं, छोटा पार्ट कितना बड़ा होता है, 12 मंथ्स का होता है, इसमें डिवाइड करते हैं। और हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं ना, वो 12 मंथ्स की ही करते हैं, मतलब 1 साल की करता है। ठीक है ना। अब एसेट्स पे आ जाता है। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस का किसी भी जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर का मालिकाना हक जिस पे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। मतलब इसका ओनर कौन होता है, अपना बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी, मतलब एक इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से जो भी उसका नाम देते हैं वो होता है। मतलब बिजनेस कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। ये टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी एसेट बिजनेस को एक वैल्यू देना जरूरी होता है। क्या देना जरूरी होता है, वैल्यू देना जरूरी, मतलब वैल्यू बोले तो कि ये हमारे बिजनेस के काम आनी चाहिए, ऐसा नहीं है फालतू में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है ना, काम आना चाहिए। और उसको हम मनी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। वो सारी एसेट होती है। एसेट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर भी 2 चीज़ें होती है। फिक्स एसेट जो होता है नॉन करंट के अंदर, जो एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलता है, उसके अंदर जैसे कि एक फिक्स एसेट भी आता है। फिक्स एसेट, ठीक है ना। फिक्स एसेट उसके अंदर फिक्स एसेट भी होता है। और फिक्स एसेट के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक टेंजिबल एसेट होता है, इंटेंजिबल। टेंजिबल बोला होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये टेंजिबल होता है। और इंटेंजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर होता है।
ठीक है ना। करंट एसेट क्या हो गया, कोई भी शॉर्ट टाइम के लिए 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं इन फ्यूचर में, या उसको इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। जैसे डेटा क्रेडिटर क्या होता है बताओ, बैंक बैलेंस जैसा हो गया, कैश हो गया वो। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, ना तो ये टैंजिबल होती है ना इनटैंजिबल होती है, ठीक है ना, देख सकते हैं ना फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक कंपनी को सपोज 1,000 करोड़ का लॉस हो गया, अगर ये एक बार में अगर बुक में अगर शो कर देगा ना लॉस, तो उसकी बिजनेस पर लॉस हो जाता है। कंपनी क्या करती है कि इसको 5 पार्ट में कर देगी, एक काम कर 1,000 की देखिए 200 करोड़ रुपए हम लोग हर साल इसको लॉस बियर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे, सॉरी। हाँ, ये हमारा फिक्टिशियस, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये जल्दी से शॉर्ट हो गया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए ना सर जी, भाई और बहनों, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, आप मेरे को कमेंट कर रहे हैं, फॉलो करके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर रहे हैं। छोटी मोटा इशू होगा, कुछ छोटा मोटा कुछ डाउट होगा, मैं आपको शायद वहीं पे सॉर्ट कर दूंगा। अगर बड़ा डाउट हुआ तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। मेरे पास में अभी मैंने वीडियो डाला, उसमें भली 30 to 40 व्यूज़ आए हैं, मतलब मेरे को मैसेज एक या 2 जने को ही आया, मतलब डाउट उनके पास में आएंगे। अगर आपके पास डाउट नहीं आएंगे तो आपके अकाउंट्स क्लियर नहीं होगी। और हो सकता है हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो बोरिंग था, क्योंकि ये सारा थ्योरी है और ये सब आपको आना भी ज़रूरी है, नहीं आएगा तो हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। ये अकाउंटिंग टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर में, इन आगे चल के जो भी हम लोग बातें करेंगे ना, जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग टर्म्स को लेके ही बात करेंगे। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या ये क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़े कैसे पाएंगे, समझ रहे हो आप। इसलिए आप मेरे को कुछ भी डाउट हो मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको आंसर करूँगा, 100% करूँगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गुड्स से, ठीक है। गुड्स थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। गुड्स क्या होता है, किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी बिजनेस का मेन वर्क होता है, जिस चीज़ के लिए मेन वर्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ये तो हो गई टफ, हम बात करते हैं आसान भाषा में, इजी बात में क्या बोलें कि हम बिजनेस जो भी माल के अंदर ट्रेड करता है ना, जिस चीज़ को खरीदता और बेचता है, जिसका मेन काम ही उसको ये खरीदना बेचना है, उसको हम गुड्स बोलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेशनरी वाले की, जो अपने पास में स्टेशनरी वाला है ना, स्टेशनरी वाली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे पेन पड़े होते हैं, बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये पड़ी होती है ना, स्टेशनरी रिलेटेड बहुत चीज़ें। तो उस पर्सन के लिए स्टेशनरी जो होगी ना, ये क्या हो गया, गुड्स हो गया। समझ में आया आपको। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज है ना, रतन टाटा जो हमारे अच्छे हैं, रतन टाटा जी है, इनकी कौन सी है बिजनेस का नाम क्या है इनका, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का हर शोरूम में एक एक कार जो पड़ी हुई ना, अरे मैं कार बनाने वाला था, ट्रेन बन गई, एक एक कार जो भी पड़ी हुई है ना, वो कार टाटा मोटर्स के लिए क्या होगा, गुड्स होगा। समझ में आया, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस के, रेगुलर बिजनेस के लिए, जो भी ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ें यूज़ आती है ना, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। आप गुड्स की डेफिनेशन भी देख ले, गुड्स आर द फिजिकल आइटम और ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। जो भी चीज़ हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, जो हमारे बिजनेस का कोर एक्टिविटी होती है, खरीदना बेचना जो होता है बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी होती है ना, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गुड्स है ना, ये जो गुड्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर
जो भी स्टॉक आज की डेट में पड़ा हुआ, जितनी भी क्वांटिटी में स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है इसी गुड्स का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। सपोज है ना, ये स्टेशनरी वाली शॉप के पास में 100 क्वांटिटी के पेन्स पड़े हुए हैं, 100 बुक्स पड़ी हुई है, तो ये इसके लिए क्या है, स्टॉक है। स्टॉक भी बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। या tangible asset, purpose of sale in ordinary business, ordinary course of business. Stock and inventory may be following kinds. It is may be goods, it may be goods and raw material. Raw material क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कच्चा माल जो भी होता है ना, उसको रॉ मटेरियल कहता है। ये हमारा हो गया स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। एक इजी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मैंने इसको डेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। यहाँ पे ये बी जो होता है ये साइलेंट होता है, ये साइलेंट होता है, इसको हम डेटर बोलते हैं। एक टर्म है आपके पास में क्रेडिटर, ठीक है ना। मैं 2 फोटो बना देता हूँ। इसको हम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, और ये हमारा बी है, ठीक है ना। सपोज ए ने बी से क्या किया, गुड्स परचेज किया, ठीक है ना। ए ने बी से कुछ माल खरीदा, और वो भी किस पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, ए ने अगर बी से कोई भी गुड्स खरीदा, वो भी क्रेडिट पे खरीदा, तो इसका मतलब क्या है, इन फ्यूचर में बी जो है, बी को इन फ्यूचर में पे करना है ना। कितना बाकी रह गया, सपोज 10,000 का वो क्रेडिट में परचेज किया ना, ये 10,000 इनको फ्यूचर में पे करना बाकी है। तो मतलब हमारी क्या है, इन फ्यूचर में लाइबिलिटी है कि हमको इसको पे करना बाकी है और फ्यूचर में पे करना ही है। इसलिए ये जो बी हो गया, ए के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। समझ में आया आपको। बी को इन फ्यूचर में पे करना बाकी है, किसके अगेंस्ट में, अपने उससे कुछ गुड्स परचेज किए थे, उसका पेमेंट ड्यू है, और हमारी लाइबिलिटी इन फ्यूचर में उसको पे करने की। तो इसलिए हमारे लिए बी क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। समझ में आया। और वैसे अगर मैं बी की तरफ से बात करूं, बी ने क्या किया, ए को कुछ माल सेल किया। क्या किया, ए ने तो सेल किया ना, ये सेल करेगा तो ये परचेज करेगा, बाकी किसे करेगा। ए ने कुछ माल उसको गुड्स जो है ना सेल किया, सेल भी किस पे किया, क्रेडिट पे किया। कितने रुपए का था, 10,000 रुपये का। अब 10,000 रुपये का क्रेडिट पे गया, तो इन फ्यूचर में बी को ए से पैसे लेने मांगेगा ना भाई, ए तो माल के पैसे तो देगा ही ए को। तो बी की बुक में ए क्या हो गया, बी की बुक में क्या हो गया, डेटर। और ए की बुक में बी क्या हो गया, क्रेडिटर। समझिए। इन शॉर्ट में बताऊं, हम मतलब बिजनेस, हम लोग जिससे भी माल परचेज करेंगे क्रेडिट पे, तो सामने वाला अपने लिए क्रेडिटर हो गया, और हम लोग जिसको भी माल सेल करेंगे क्रेडिट पे, तो सामने वाला हमारे लिए डेटर हो गया। क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी, हमको फ्यूचर में उसको पे करना है। डेटर क्या है, हमारी एसेट है। कौन सी एसेट है, करंट एसेट है। हमारी एसेट है जिससे हमको पैसा आने वाला है इन फ्यूचर में। समझ में आ गया। नहीं आया है तो मेरे को प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसकी चीज़ पढ़ेंगे। गुड्स बीन सोल्ड टू द पर्सन और इंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन कॉल्ड डेटर बिकॉज वी ओन सम अमाउंट, है ना। क्रेडिटर के लिए बात करेंगे। क्रेडिटर इज अ पर्सन ऑन एंटरप्राइजेस टू होम एंटरप्राइजेस ओन्स अमाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज और गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर, अब मैं आपको बोलता हूँ एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ता है ना। या भाई कुछ नहीं तो वर्कर को चाय पानी तो कराना ही पड़ता ना भाई, चाय पानी करना पड़ता है। हम कुछ भी सामान परचेज करते हैं उसका एक्सपेंसेस होता है। हम लोगों को सैलरी देते हैं उसका एक्सपेंस होता है। सपोज रेंट पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना इसको हम एक्सपेंस करते हैं। कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए जो भी हम पैसा मार्केट में देते हैं या जो भी लोगों को पैसा देते हैं वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए जो भी चीज़ देते हैं, रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, ये सारा हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। अब नॉर्मली इस एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, कौन कौन से एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले अपन रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरे की प्रमाण थोड़ी देर में आता है ना। सबसे पहले रेवेन्यू और कैपिटल को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद तीसरे में भी आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा ना वो सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल पे आता है जिससे हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे हमारा फ्यूचर रेवेन्यू इंक्रीज होगा। फ्यूचर रेवेन्यू बोले तो फ्यूचर की हमारी जो सेल होगी ना वो इंक्रीज होगी, उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक थोड़ा और इजी कर लेता हूँ। मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो आजकल के मार्केट में है। सपोज ये मूवी थिएटर है, ठीक है ना। मूवी थिएटर में बेसिकली क्या होता है, एक सामने स्क्रीन पे एक पर्दा लगा होता है, ठीक है ना, और बहुत सारी चेयर होती है। आप नॉर्मल जो थिएटर होते हैं ना उसमें यही चीज़ देखेंगे, बहुत सारी चेयर्स होती है। आपको है ना यहाँ से आपको है ना एंट्री दे देंगे और यहाँ पे आपको एग्जिट दे देंगे। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। अभी ये थिएटर आप मान के चलो इसका नाम है पीवीआर, ठीक है ना, इस थिएटर का नाम पीवीआर। अब पीवीआर क्या करता है, देखता है यार हमारे पास में अभी 200 कैपेसिटी, सपोज हमारे पास में इस थिएटर के अंदर 200 गेस्ट की कैपेसिटी है जो 200 लोग आके मूवी देख सकते हैं। अब क्या होता है कि ना एंट्री तो ठीक है 1 बाय 1 होती है, एंट्री तो 1 बाय 1 होती है, धीरे धीरे लोग आते हैं तो उसमें भीड़ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होती है, ना तो एग्जिट गेट पे भीड़ आ जाएगी, 200 के 200 लोग या एग्जिट पे इकट्ठा हो जाते हैं इकट्ठा। तो पीवीआर ने क्या बोला, एक काम करते हैं हम एक गेट यहाँ पे और बना देते हैं। क्या करते हैं, एक गेट यहाँ पे और बना देते हैं जिससे लोग इजीली निकलेंगे। समझ में आया। तो ये जो एक्सपेंडिचर हो गया ना इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इस वाले एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अभी क्या हो गया, पीवीआर ने बोला यार इस सिटी की जो पॉपुलेशन है बहुत सारी है और 200 लोग से मतलब नहीं है। 200 लोग तो क्या है कि ऐसे ही थिएटर फुल हो जाता है। अपन एक काम करते हैं, इसकी कैपेसिटी को हम लोग 500 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी को 200 से 500 कर देते हैं। इसने क्या किया, सीट्स वगैरह लगा दी, पर्दा की क्वालिटी और अच्छी करके बड़ा पर्दा कर दिया, अरे बिग स्क्रीन, इसको है ना आईमैक्स कर दिया, ठीक है ना। इसको 3D फीचर को इनेबल कर दिया इसने, ठीक है ना। इसने मतलब कुल मिला के इसने अपनी फ्यूचर की इनकम को बढ़ाने के लिए, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किया, ठीक है ना, उस एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। समझ में आया आपको। अगर ये थिएटर अपनी फ्यूचर की इनकम को बढ़ाने के लिए, मतलब 200 से 500 की कैपेसिटी करने के लिए जो भी खर्चा करेगा ना, सीट्स बढ़ाएगा, कैमरा अच्छा करेगा, सीट्स बढ़ाएगा, पर्दा अच्छा करेगा, आईमैक्स उसको कन्वर्ट करेगा, ये सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अगर उसने एक एग्जिट गेट एक्स्ट्रा कर दिया, इससे इसकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी। अगर इसकी इनकम बढ़ेगी, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम लोग इसको करेंगे। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इसकी सेल बड़ी कुछ नहीं हुआ, खाली एग्जिट के लिए तो क्या है, लोग पैसे थोड़ी देते हैं एग्जिट करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट करिए, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब रेवेन्यू हो गया और कैपिटल हो गया। तीसरा एक्सपेंसेस होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है? मैं स्टेटर वाले एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। सपोज ये पीवीआर है, ठीक है ना। इस पीवीआर में कोई पब्लिक आती नहीं थी, तो इसने ना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसको हायर कर दिया? विराट कोहली को हायर कर दिया। उसको बुलाया, तो उसको बोला कि तू एक काम कर, मेरे बिजनेस को तू प्रमोट कर। विराट कोहली को बोला तो भाई आजा एक बल्ला लेके, ये बैट लेके आ गया, इसकी बैट पे एमआरएफ है ना, तो भाई बैट लेके आजा और मेरे इसको प्रमोट कर। तो विराट कोहली आ गया, मैं आऊँगा लेकिन एक कंडीशन है, मुझे 50 करोड़ रुपए फीस चाहिए। कितनी चाहिए? 50 CR चाहिए। और पीआर बोला अरे यार ये तो मानेंगी नहीं, पर लेकिन मेरे को तो हायर करना ही है, ये तो मान ही नहीं रहा, 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पीवीआर ने बोला, विराट को बोला तो मैं नहीं आ पाऊंगा। पीवीआर ने बोला चल तू ले यार 50। पीवीआर को पता है कि मैं इसकी 50 करोड़ से है ना कम से कम 10 साल तक अर्न करने वाला हूँ, कम से कम 10 साल तक अर्न करने वाला हूँ 50 करोड़ को, 50 करोड़ के उस एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो पीवीआर के लिए उसने विराट कोहली को बुला दिया और अच्छा सा हेड बना दिया और 50 करोड़ दे भी दिए। अब पीवीआर के लिए जो 50 करोड़ है ना, ये एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है ना, लेकिन ये एक्सपेंसेस फ्यूचर की इनकम तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये 50 साल तक बढ़ाएगा। समझ 50 करोड़ अगले 10 साल तक बढ़ाएगा। 10 साल तक क्यों बढ़ा रहेगा? इसकी सेल्स क्यों बढ़ेगी? ब्रांड एम्बेसडर, इसका जो काम है, विराट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना इसके साथ में, भाई विराट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 10 साल का। सपोज 50 करोड़ के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 10 साल तक अपनी विराट कोहली जब भी बुलाएगा, पीआर जब भी बुलाएगा ना विराट कोहली को, विराट कोहली पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको तो 50 करोड़ दे दिया ना। तो उसने उसका बेनिफिट कितने साल तक लिया? 10 साल तक लिया। तो उस एक्सपेंसेस को सपोज अपन पर ईयर अगर उसको ले लेंगे, एक साल बार में 50 करोड़ ले लेंगे, लेकिन हमारी सेल ही 100 करोड़ की और 50 करोड़ का एक्सपेंस सीधा एक ही एक्सपेंस ले लेंगे, तो हमारे बिजनेस में तो लॉस होना चालू हो जाएगा। भाई 50 करोड़ का तो भले यहाँ पे 100 करोड़ की इनकम, सेल्स पे 50 करोड़ खर्चा, लेकिन 50 करोड़ दूसरे खर्चे भी तो होंगे। हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और लॉस एकदम से नजर आने लग जाएगा। तो ये जो एक्सपेंसेस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जिसका बेनिफिट हम लोग मोर देन 1 ईयर तक ले रहे हैं। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मतलब थिएटर की कैपेसिटी बढ़ाई थी हमने, थिएटर की कैपेसिटी बढ़ाई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सपेंस किया इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करा और उसमें कैपेसिटी बढ़ाई है, तो उससे जो भी एंडिंग होती है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं उसको आप लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। जो एक्सपेंसेस एक बड़ा एक्सपेंसेस है जिसको ईयरली बेसिस पे हम लोग राइट ऑफ करते हैं, ईयरली बेसिस पे उसको कम करते रहते हैं, बुक में लेते रहते हैं, उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू करते हैं। अब अपन आ जाते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू भी आपने इतना टर्म सुना है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली एक बिजनेस के अंदर जो भी इनकम हो रही होगी, जो भी इनकम या जो भी रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, रिसिप्ट किसके अगेंस्ट में? उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी रिसिप्ट हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। भाई हमारी सेल्स भी रेवेन्यू का पार्ट है, और सपोज हमको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, ये भी रेवेन्यू। इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है? बैंक वाले इंटरेस्ट देता है ना अपने को, वो भी हमारा रेवेन्यू का पार्ट है। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब आगे बढ़ता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होता है? एक बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, जो भी खर्चा हम लोग करते हैं उस सबको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है ना, कोई भी परचेस हो गया, कोई भी गुड्स को परचेस करने के लिए हो गया, या अपन ने फ्रेट पे किया, वो सारा हो गया। अब अपन आते हैं एक्सपेंसेस हो गया। अब अपन आते हैं परचेस पे। परचेज वैसे इजी टर्म है, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन परचेज यहाँ पे टर्म हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, परचेज उसी चीज़ को यूज़ करेंगे जो हमारे गुड्स को हम परचेज करेंगे। जब भी हम हमारे गुड्स को परचेज करेंगे ना, उस टाइम पे हम इस परचेज को यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है?
जब भी हमारे बिजनेस में गुड्स क्या होता है, जो भी आइटम हमको रीसेल के लिए खरीदते हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। हमारे डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ खरीदते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। अगर ये गुड्स अपन ने जब भी हमने परचेज़ किया ना, उसके लिए ही हम लोग परचेज टर्म यूज़ करेंगे। सपोज कोई एसेट अपन जैसे कोई मशीन परचेज करी अपन ने, ठीक है, उसके लिए उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज हम किसको बोलेंगे? जिस गुड्स के रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, जिस भी हम उसको गुड्स को परचेज करेंगे ना, उसको परचेज बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे ही जब भी हम इस गुड्स को हम सेल करेंगे मार्केट में, जब भी हम इस गुड्स को हम सेल करेंगे ना, उसी चीज़ को सेल बोलेंगे। हमने कोई मशीन ही सेल कर दी तो उसको सेल नहीं बोलेंगे, समझे। अगर हम गुड्स मार्केट में बेचने हैं तो उसको ही हम सेल बोलेंगे। जो हमारा डे टू डे बिजनेस है भाई, जो अगर हमारे पेन की शॉप है, अगर हम पेन खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो पेन को खरीदने ही हम उसको परचेज बोलेंगे। ऐसा नहीं अगर हमने फर्नीचर खरीद लिया तो उसको भी परचेज बोल दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। जो हमारा कोर बिजनेस है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उस चीज़ को खरीदना बेचा हो रहा है, उसको हम परचेज सेल का हम यूज़ करेंगे। सपोज ये परचेज हमने किसी को रिटर्न करी, सपोज हमने 1000 पीसेस खरीदा है, ठीक है ना। कितने पीस यहाँ पे करते हैं? सपोज हमने 1000 पीसेस खरीदे, उस 1000 में से 10 पेन हमने रिटर्न कर दिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। वैसे अगर हमने 1000 पीस सेल किए हैं और 10 पीस कस्टमर रिटर्न कर दिए, तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है ना। एक टॉपिक और इसमें जो आप मेरे को मेल लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पास आती जाएगी ना, हम उस टर्म्स को हम यूज़ करते रहेंगे। जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमको एक नई टर्म का यूज़ करना चाहिए, तो वो टर्म मेरे को आपको उस टाइम पे मैं समझाऊंगा, ठीक है। हाल फिलहाल जो हमको मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब डिस्काउंट है। डिस्काउंट का आपने नाम तो सुना ही होगा, इसका डिस्काउंट का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। क्या होता है, किसी भी वैल्यू को, सपोज 100 रुपये का कोई गुड्स है, इस गुड्स पे हमको सपोज 10% का डिस्काउंट मिला है, तो ये गुड्स अपने को कितने का पड़ेगा? 90 का पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ है जो आपने अभी 10 तक पढ़ा भी होगा और मार्केट में देखा भी होगा, 20% ऑफ, 50% ऑफ, और मेरे ख्याल से अभी तो बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं, है ना, उस टाइप का। अब अकाउंट्स के अंदर इस डिस्काउंट का क्या मतलब है? चीज़ें तो सेम ही है भाई, किसी भी वैल्यू को हमने कम कर दिया और हमको वो वैल्यू कम रेट में पड़ी, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट है। चीज़ तो वही है, लेकिन इसके अंदर पार्ट कितने हैं? 2 टाइप के पार्ट है। पहला पार्ट है ट्रेड डिस्काउंट, 2 चीज़ें होती है, ठीक है, और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट पे आ जाता है। इसको ट्रेड डिस्काउंट में सबसे इजी लैंग्वेज में बोलूँ मैं आपको, आपकी मम्मी जब भी सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाती हैं, तो वो जो भी ये सब्जी खरीदी अपन ने, उस सब्जी को ये दुकान वाला है, ये सब्जी वाला ने बोला कि 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। आपकी मम्मी ने बोला 100 नहीं दूंगी, मैं इसकी 90 दूंगी। तो इसने बोला कि नहीं 100 लगेंगे। एंड मम्मी ने बोला 90 दूंगी, 90 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। तो इसने बोला चलो एक काम करो 92 दे दो। क्या बोला? 92 दे दो। तो मम्मी ने देखा कि यार ठीक है यार, 8 रुपये इसने कम कर दिए, चल ठीक है 92 में डील फाइनल। तो इस 100 से 92 पे आने पे जो अपने को डिस्काउंट मिला 8 रुपये का, ये हमारा क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये डिस्काउंट ऑन पॉइंट ऑफ परचेज और सेल। जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो परचेज सेल होती है ना, उस टाइम पे अपने जो भी डिस्काउंट दिया ना, वो डिस्काउंट क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि अपन किसी कपड़े के स्टोर पे लिवाइस पे गए, लिवाइस पे हम लोगों ने ये जीन्स खरीदी, ये तो ट्राउज़र बन गया, चड्डा बन गया, ठीक, कोई भी, ये हमने जो भी खरीदा है, इसके ऊपर सब उसने बोला कि 50% ऑफ। अब उसकी MRP 1299 होगी, तो वो हमको ये 650 का पड़ जाएगा। तो ये जो 650 का है ना, ये हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब इसकी छोटी सी चीज़ की अपन इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा ना, उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमको वो चीज़ ही सब 650 की पड़ी है, तो हम उसके ऊपर के सब 650 का रिकॉर्ड क्यों कर? क्या लेना देना हमारे लिए? कोई लेना देना ही नहीं ना। वो चीज़ हमको 650 की पड़ी भाई, मम्मी जब सब्जी लेके आई, वो तो चीज़ हमको 92 की पड़ी ना, इसका हमको क्या लेना देना, है ना। अब अपन आते हैं कैश, इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब आते हैं कैश पे, कैश डिस्काउंट पे, ठीक है ना। अभी कभी कभी क्या होता है कि सपोज ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है ना। ये इसको गुड्स सेल करता है, ठीक है ना, ये इसको करता है। इसको मैं ये देता हूँ, ये भी ये देता हूँ। कितने रुपीज़ का? सपोज 10,000 रुपये का बोलता है, ठीक है ना। अब ए ने बोला, ये वैसे क्रेडिट पे देता है माल,
ठीक है। लेकिन मनी फ्लो को रोटेट करने के लिए, पैसा फटाफट सामने वाले से फटाने के लिए ए बी को बोलता है तो एक काम कर, ये पैसा मेरे को आज दे दे, मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। क्या बोलेगा, क्या बोला इसने, इसने इसको क्या बोला कि मुझे आज पैसे दे, टुडे वाला ना, पे टुडे टेक डिस्काउंट। भाई आज तुम मेरे को पैसा दे दे, डिस्काउंट दे दूंगा। कितना डिस्काउंट दे दूंगा, बोला चल 5% को डिस्काउंट दे दूंगा मैं आज। तो 10,000 का 5% क्या हो गया, 50 रुपये उसने आज डिस्काउंट दे दिया। अब इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स के अंदर होगी, इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो माल सेल होने के बाद में हुआ ना भैया, जब ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद में ये ना डिस्काउंट लगा है। भाई उसने उसको माल भेज दिया, लेकिन उसको एक बता भी दी, उसने माल खरीद भी लिया, उसके बाद में उसको बोला कि तू भाई पैसे तो कल दे दे, मैं तेरे को इतना डिस्काउंट दूंगा। आज नहीं तो कल दे दे, चले काम कर, कल मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे को इतना डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं ना, ट्रांजेक्शन के पहले चीज चली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डिस्काउंट ट्रांजेक्शन के पहले चला, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये डिस्काउंट ट्रांजेक्शन के बाद हुआ, भाई इसने माल खरीद लिया, उसके बाद में उसको डिस्काउंट दिया, और यहाँ पे डिस्काउंट हमने माल खरीदने से पहले ले लिया था, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बेसिकली जो टर्म्स है यहाँ पे है ना आपका, यहाँ तक मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे आपका सॉरी चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, 2 भी हो गया और शायद 3 भी हो गया है, 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और इसके बाद में एक आपके कंसेप्ट्स आएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसको मैं एक ही क्लास में कवर करूँगा ना, तो सब हम सब के जाग आ जाएंगे। आप हो सकता है वीडियो देखते देखते सो जाओ, हो सकता है ये वीडियो ही चेंज कर दो। मैं कंसेप्ट अगर पढ़ाने लग गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ही बोरिंग तो है ही, लेकिन वो समझ में आना बहुत मुश्किल है। इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, जब जब किसी कंसेप्ट का यूज़ करना चालू आएगा ना, जब जब कोई भी कंसेप्ट या कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक पे आ गई है, तो उस टाइम पे वो कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि वो क्या बहुत ईजी भी रहेगा और वो ईजिली आपको कवर भी हो जाएगा और ईजिली आपको बाउंसर भी नहीं जाएगा, ईजिली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट है वो, लेकिन डे बाय डे बताएंगे। अब लास्ट में आके हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई कंसेप्ट या कोई भी प्रिंसिपल अगर बच गया ना, उस चैप्टर के अंदर कोई भी चीज़ बच गई ना, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। लास्ट में आके हम कवर कर लेंगे ताकि वो हमको ईजी पड़ेगा। और बेसिकली जब ये 11th क्लास खत्म होने वाली है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो सारे कंसेप्ट तो आप मन में बोल देंगे, अरे यार ये तो सर ने वैसे ही बता रखा है, इसमें कंसेप्ट क्या आया, तो ये तो हम वैसे ही करते हैं, ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स और है यूज़ करनी पड़ेगी। ये आपका नया और फ्रेश चैप्टर है, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। इससे पहले कुछ टर्म्स भी है और कुछ कंसेप्ट भी है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये नोट्स मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग टर्म के बारे में बता। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ये एक है ना मैथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, मैथमेटिक एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर, जिसको ये डुअल एस्पेक्ट थ्योरी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। अब यार बेसिकली डुअल एस्पेक्ट होता है कौन सा है, ठीक है ना, डुअल एस्पेक्ट थ्योरी को फॉलो करता है। डुअल एस्पेक्ट थ्योरी बोल दो या कंसेप्ट बोल दो, ये आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, मतलब एक कंसेप्ट है ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को बता देता हूँ। भाई ये होता क्या है, क्वेश्चन मार्क यही है, ये है क्या डुअल एस्पेक्ट थ्योरी, या इसको आप कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 9 है ये।
आप चैप्टर में देखोगे अकाउंट प्रिंसिपल के अंदर, उसका 9th प्रिंसिपल है। ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल मतलब आप समझते हो ना कि आदर्श, आपको गाइडलाइंस, आपको रूल है, ये एक तरह का रूल है, इसको आपको फॉलो करना ही है। ये क्या बोलता है, डुअल एस्पेक्ट थ्योरी क्या बोलती है कि है ना, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, तो उसके 2 टाइप्स के अकाउंट, मतलब 2 साइड की चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। 2 टाइप के अकाउंट्स इम्पैक्ट तो करेंगे ही, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ना, मोर देन 2 और मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा के अकाउंट अगर इम्पैक्ट करेंगे, अगर क्या इम्पैक्ट करना ही चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को हम, इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट। वापस से मैं बता देता हूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट होगी, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को असर डालना ही है, होगी नहीं है, करनी ही है, तो उसको डुअल। अभी जैसे मैं एक बात बताता हूँ, सपोज हम लोगों ने परचेज बिल्डिंग, कोई एक बिल्डिंग परचेज करी है ना, इन कैश ₹1 लाख। सपोज हमने 1 लाख में कोई बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग को हमने 1 लाख रुपए में परचेज करी है, ठीक है ना। तो इसका क्या कहना है कि भैया आपके बिजनेस के अंदर 2 चीज़ों पे असर आना चाहिए, ठीक है ना, 2 साइड में इम्पैक्ट रहेगा। तो हम तो एक तो बात कर लेते हैं, चलो किसकी बात कर लेते हैं, बिल्डिंग की। भैया बिल्डिंग पे असर आएगा, भैया हमारे बिजनेस के अंदर कोई बिल्डिंग करके एक अकाउंट है, उसके अंदर असर आएगा। बिल्डिंग क्या होती है, एसेट होती है ना, तो एक हमारे एसेट के अंदर असर आएगा। और दूसरा किस में आएगा, कैश। भाई किस में पे किया अपन ने, कैश में पे किया, तो किस में इम्पैक्ट आएगा, कैश में इम्पैक्ट आएगा। भाई हमने अगर 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो हमारे बिजनेस से तो कैश कम हो गया ना, भाई 1 लाख रुपए उसको देने पड़े हैं, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन उसके कंसिडरेशन में हमने क्या बाई किया, बिल्डिंग बाई की। कोई भी क्या है, ये एक एसेट है, कौन सी एसेट है, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट हमने क्या किया, बाई किया, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो फिक्स एसेट है वो क्या हो गया, प्लस हो जाता है। बेसिकली ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, इसको हमको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक है ना मैथमेटिकल भाई इक्वेशन है। इक्वेशन हमने 10th-12th में पढ़े, हमने 9th-10th में पढ़े हुए, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, x+y = z, ऐसा इक्वेशन, ये ऐसी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन किस में पढ़ी थी आपने, मैथ्स में पढ़ी थी ना। तो ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेस है, किसको फॉलो करता है, डुअल एस्पेक्ट थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन यही है, अब देखो, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेस बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये हो गया एक, ये जो प्रिंसिपल है मैंने आपको बता भी दिया। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर इनटू हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है ना। वो इक्वल अमाउंट का भी, जब मैंने बिल्डिंग परचेज करी, वो इक्वल अमाउंट का है ना ट्रांजेक्शन, वो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। भाई 1 लाख रुपये बिल्डिंग खरीदी, तो 1 लाख रुपये कैश में भी इम्पैक्ट आएगा, उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। एवरी डेबिट इज क्रेडिट इक्वल अमाउंट 1 और मोर अकाउंट, ठीक है ना। वो इक्वल अमाउंट के 2 अकाउंट से 2 से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं इक्वल अमाउंट के, है ना। अब सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में वो कौन सा फॉर्मूला है जो x+y+, वो अपने मैथ्स में बोलते हैं ना x+y+z। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फॉर्मूला है, क्या चीज़ है, ये बोलता है कि भैया आपकी जो टोटल एसेट है ना, एसेट आपको पता है, बिजनेस जो भी बिजनेस को रन करने की जो भी चीज़ होती है सारी एसेट होती है। जो आपकी टोटल एसेट है ना, वो आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसके बिना हम लोग बाहर जाएंगे ही नहीं। या पूरी अकाउंट्स आप इन तीनों के अंदर 1-2 एक्सपेंसेस और इनकम, इन 4-5 चीज़ों के अंदर ही आप लगे रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पूरे अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन बोल रहा है टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी को IES करता है, लाइबिलिटीज एंड प्लस कैपिटल, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, इसको मैं A = L+C दे देता हूँ, कैप कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को लाइबिलिटी निकाल के दो, इसमें से कैसे निकालोगे आप, एसेट में से कैपिटल माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी,
यही होगा ना भाई, ये मैथ्स में जो करते थे वही चीज़ है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को कैपिटल निकाल के दो, कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कैपिटल को यहीं पे रखेंगे, लाइबिलिटी उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल। ये तीनों अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट होते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपके बिजनेस के अंदर टोटल एसेट 1,00,000 है, ठीक है ना, ये क्या टोटल एसेट्स 1,00,000 है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कैपिटल जो है वो 20,000 है, तो लाइबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, हमारा जो फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और हमको एसेट के अंदर डाल देते हैं 1,00,000 इक्वल टू लाइबिलिटी, हमको वही तो निकालनी है, तो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी बोल देते हैं। कैपिटल कितनी इसने 20,000 बोला है, तो लाइबिलिटी हमारी कितनी हो गई, ये 20,000 इधर आएगा और लेस होकर कितना हो जाएगा 80,000। ये एक बेसिक मैथ्स है जो आपने वहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे अकाउंट्स में हम लोग थोड़ा इसको आगे जाएंगे, आगे मतलब ये जो है ना, इधर से प्लस इधर हो जाए, इधर माइनस हो जाए, ये तो बेसिक है, ये तो आपने सीखा ही है, ठीक है। अकाउंट्स में हम इसको डिटेल में करेंगे भाई। ये अकाउंट्स जो होती है ना, अकाउंटिंग जो होती है ना, एक सिग्निफिकेंट मैनर में होती है, प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। हम डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ा था ना, तो हम प्रॉपरली इस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। अब इसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए, इसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कैसे, ठीक, कैसे इक्वेशन आती है और किस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कैसे। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने पॉज किया था, कुछ टेक्निकल चीज़ें कर रहा था। हाँ जी, तो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। हमारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं उस पे आते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे क्या सेट करना है, कैसे अकाउंट्स के अंदर उसको सिग्निफिकेंट मैनर फॉर्म में हमको बताना है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक आगे कवर करते रहेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन के क्या क्या रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर ट्रांजेक्शन के क्या क्या रहा है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रहा है, शो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, मतलब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है उसको हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आज ट्रांजेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1,00,000, ठीक है। इलस्ट्रेशन पे आ जाओ भैया। ठीक है, सुनील ने क्या किया है, ये हमारे सुनील है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमको करनी है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन करनी कैसे है, अब मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी बना के बता देता हूँ। मैं आपको आपके बुक्स में कैसे करना है, आपको ये रूरल पकड़ना है, इस तरह से स्केल रख के एक लाइन खींचेंगे आप। प्रॉपरली करना है अपने को, सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह बनानी है अपने को, ठीक है ना। इसमें हम फॉर्मूला ही सेट कर देते ना। हमारा क्या फॉर्मूला था, एसेट थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। प्लस कैपिटल, मैं इसको अलग अलग फॉर्म में ताकि ईजी रहे, और आप भी आप इस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। कैपिटल थोड़ा छोटा रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कैपिटल में ज़्यादा कुछ खास पार्ट होते नहीं, पर लाइबिलिटी और कैपिटल में थोड़ा ज़्यादा, लाइबिलिटी में और एसेट में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें चलती है, ठीक है ना। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन पे। ये अपने फॉर्मेट रेडी कर दिया, आपको भी ऐसे फॉर्मेट करना है।
सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सॉरी, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई सुनील ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमारा जो सुनील है, इस सुनील ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के अंदर कैश लेके आया। क्या लेके आया? कैश लेके आया। कितना लेके आया? 1 लाख लेके आया। ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट लेके आएगा, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, वो हमको क्या बोलेंगे, उसको हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल को बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, है ना। तो इससे हमारे दो चीज़ें क्या क्या हो जाएगी, एक तो कैश हो जाएगा, कैश में लेके आया, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, सुनील लेके आया, क्या लेके आया, 1 लाख रुपए लेके आया। इस 1 लाख को क्या बोलेंगे, कोई भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो 1 लाख की क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। तो दो अकाउंट क्या क्या होगा इसमें, एक तो हो गया कैपिटल और दूसरा कौन हो गया, कैश हो गया। कैश क्या होती है हमारी, एसेट होती है, ठीक है, और कैपिटल तो कैपिटल होती है, कैपिटल तो कैपिटल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ भाई, कैश फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कैश में कितना है, कैश कितना इंक्रीज होगा, बिजनेस में कैश लेके मतलब क्या है, कैश इंक्रीज होगा ना भाई, कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैपिटल भी क्या होगी हमारी, कैपिटल लिखा होगा उस पर लिख दूँ, 1 लाख से क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही बोला मैं, है ना। अब आगे चलते हैं। परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। भैया सुनील, हमने क्या किया हमारे इस बिजनेस के अंदर, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हमने क्या टर्म्स बोली थी, स्टॉक बोला था ना भाई। दो अकाउंट कौन कौन से अपना अकाउंट ढूंढने हैं भाई, इस ट्रांजेक्शन में हमको दो अकाउंट ढूंढने हैं, सॉरी भाई, इस ट्रांजेक्शन में हमको दो अकाउंट ढूंढने हैं। दो अकाउंट कैसे ढूंढेंगे हम लोग भैया, एक तो है ना कि एक तो गुड्स परचेज किया, गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। और एक किस में परचेज किया इसने, कैश में परचेज किया। अब दो चीज़ें क्या हो गई, एक तो हमारा गुड्स बढ़ गया और दूसरा कैश हमारा माइनस हो गया। भाई स्टॉक परचेज किया और दूसरा क्या था, कैश में भी है। तो कैश हमारा क्या होगा, कैश तो हमारे बिजनेस से चला गया ना, माइनस हो गया, और स्टॉक क्या हो गया, हमारा बिजनेस बढ़ गया। और स्टॉक क्या होता है, एसेट होती है। तो यहाँ पे एक प्लस करके स्टॉक लिख देता हूँ, ये दूसरा ट्रांजेक्शन में आ रहा है ना। स्टॉक हमारा क्या हो गया, बढ़ जाएगा। कितना, क्या अमाउंट है, 50,000 से। कॉस्ट क्या है उसकी, 50,000। तो 50,000 से क्या हो गया, ये हमारा बढ़ गया। और दूसरा क्या हो गया, कैश हमारा 50,000 से क्या हो गया, माइनस हो गया। आप समझ में आया दो अकाउंट कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तीसरे पे आते हैं हम लोग, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर ₹20,000। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना। किससे खरीदा, सम्राट भाई से खरीदा। और कितने में खरीदा, ट्रांजेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, सम्राट से खरीदा। और कितने में खरीदा, 20,000 में खरीदा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर और ₹20,000। ठीक है ना। अब इसमें देखो तीन बातों को यूज़ किया हम लोगों ने। क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, किससे परचेज किया, सम्राट से खरीदा। और कितने में खरीदा, 20,000 में। अभी ये ना, इसमें ये ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं कि हम लोगों ने ये कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा। एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इस ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं कि हमने कैश में खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप किसी किराना स्टोर पे गए, है ना, आप ये किराना स्टोर पे गए, किराना, ठीक है ना। तो आप किराना स्टोर पे गए और आपने उसको बोला कि भैया मेरे को एक ब्रेड दे दो। क्या दे दो, एक ब्रेड दे दो। ठीक है, ब्रेड ले लिया आपने। जब ब्रेड लिया तो आपने उसको बोल दिया कि खाते में लिख देना। अब किराना बोला खाते में लिखो। किसका खाता है भाई, तो इसने बोला मेरी मम्मी का नाम सीता है, तो सीता देवी के अकाउंट के अंदर आप लिख दो। तो किराना वाला समझ गया कि हाँ सीता देवी लेके गया, समझ गया। ये उधार पे लेके जा रहा था, इसलिए ने इससे नाम पूछा। अगर ये कैश लेके जाए तो नाम पूछता क्या, नहीं पूछता। तो वैसे अगर ट्रांजेक्शन के अंदर किसी का नाम मेंशन हो गया और ये मेंशन नहीं है कि कैश है क्रेडिट है ना, इस ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट क्या है ये पता नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में कैश में क्रेडिट में पता नहीं, लेकिन इसका नाम मेंशन हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट पे। अगर
नाम मेंशन नहीं होता और कुछ भी मेंशन नहीं होता तो मतलब क्या होता, ये ऑटोमेटिक कैश होता है। भाई हम लोग को क्या लेना था, भाई पैसा आ गया तो बात खत्म ना, हमारा क्या लेना देना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेज किया। अब क्रेडिट पे हम लोगों ने क्या परचेज किया, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे आ जाता है, ठीक है ना। क्रेडिट पे हम लोगों ने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है। फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया, कितने का परचेज किया, 20,000 का परचेज किया। लेकिन किस पे परचेज किया हम लोगों ने, क्रेडिट पे किया, मतलब सामने लिए हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो ये भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 से क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा और 20,000 से हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चौथे ट्रांजेक्शन में आता है। चौथा ट्रांजेक्शन, अरे भूल जाता हूँ मैं, चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश, ठीक है ना भैया। हमारे पास में जो स्टॉक था ना, हमने जो स्टॉक ये 50,000 में परचेज किया था, इस स्टॉक को हमने सेल कर दिया। लेकिन इसमें से कौन सा स्टॉक खरीदा था, कौन सा सेल किया, भाई इस 50,000 वाले में से नीचे आ जाते हैं, इस 50,000 में से एक पार्ट है, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग अपने को कितनी की पड़ी थी, इसने बोला ना कि इस 50,000 में से कितनी कॉस्टिंग की थी, फिर कॉस्टिंग 25,000 की थी और 35,000 में बेच दिया। अब मैं इस 50,000 में से एक 25,000 का गुड्स है, उसको हमने कितने में बेच दिया, 35,000 में। अब इस ट्रांजेक्शन की चीज़ें पता करते हैं। ये 25,000 क्या है, ये स्टॉक है। ये 35,000 क्या है, ये कैश आया। अरे यार ये तो इसमें तो डिफरेंस आने लग गया ना भाई, 10,000 का डिफरेंस है ये तो, कि 10,000 का डिफरेंस कहाँ से आ गया। हो सकता है ना भाई 25,000 का गुड्स को हमने 35,000 में बेच दिया, तो एक तो चीज़ पता चल गई हमको कि हमारा बिजनेस में से कहीं ना कहीं स्टॉक हमारा माइनस हुआ है। पता चल गया ना कि भाई हमारा स्टॉक तो कहीं ना कहीं तो माइनस हुआ ही है। समझ में आया ना, क्या हुआ, स्टॉक हमारा माइनस हुआ है। और एक चीज़ पता चल गई कि हमारे बिजनेस के अंदर में कैश जो है वो ऐड हो गया है, ये भी चीज़ पता चल गई। लेकिन ये दो एस्पेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई, ये दोनों इक्वल अमाउंट के थोड़ी हो पा रहे हैं भाई। 25,000 35,000 ये दोनों इक्वल अमाउंट के नहीं हो रहे ना, ये 10,000 का डिफरेंस आ गया। अब ये 10,000 की क्या चीज़ है, अब नॉर्मली आप सोचिए कि 25,000 के माल को हमने 35,000 में बेच दिया, तो ये 10,000 क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो है इसको हम किस चीज़ में लेंगे भैया, ये प्रॉफिट किसका होगा, बिजनेस का होगा। और बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा रखा है वो किसने लगा, प्रोप्राइटर लगा रखा है। तो हमारा जो पैसा लगा हुआ वो पैसा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अगर मैं बात करूँ ना इसको चौथे ट्रांजेक्शन में, भैया 3 चीज़ें हुई है। एक तो हमने स्टॉक बेचा है हमारा, ठीक है ना, ये तो ईजी है ना, इस चीज़ को हम सेट कर देते हैं। चौथी चीज़ को हमने स्टॉक में क्या माइनस कर दिया, फिर 25,000 का हमारा स्टॉक गया है, ठीक है ना। कैश में कितना आया है, कैश में हमारे पास में 35,000 आया। फिर भी 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 10,000 का डिफरेंस किस में सेट हो जाएगा, कैपिटल में, ठीक है ना। देखो इसमें टोटल 10,000 प्लस हुआ है ना, तो हमारा इधर भी प्लस हुआ ही है। इस साइड में हमको जो इक्वेशन है को पूरी को बराबर ही रख के चलना है, ठीक है ना। जब सपोज अगर हमने 20,000 का स्टॉक परचेज किया ना यहाँ पे, तो 20,000 हमारी लाइबिलिटी साइमल्टेनियसली बढ़ी है, समझ रहे हो ना। ये चीज़, ये चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बताइएगा। अब लास्ट में क्या है भाई, सम्राट फर्नीचर को हमने कैश में पे कर दिया। भाई सम्राट फर्नीचर का कितना हिसाब था, 20,000 रुपये का हिसाब था। इस 20,000 को हमने कैश में पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो पे क्या क्या हो गए, एक तो सम्राट हो ही गया है। सम्राट हमारा क्या हो जाएगा, उसको उसका जो हिसाब था 20,000 रुपये का, वो 20,000 रुपये का हिसाब कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। और किस में पे किया अपन ने, कैश में पे किया 20,000 का, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। तो सम्राट हमारा खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो सम्राट हमने क्या क्रेडिट, ये 5th नंबर का ट्रांजेक्शन है। सम्राट में हमारा क्या था, 20,000 रुपये मांग रहा था ये, तो 20,000 हमने माइनस कर दिया और किस में से पैसा गया, 20,000 में से गया, ठीक है ना। ये अब सिचुएशन से बराबर चल रही है। मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है ना, ये डोल एस्पेक्ट भी प्रॉपर्ली चल रहा है।
अभी हम लोग उसकी क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। स्केल सीधा हो जा, हाथ में होता है इजीली सीधा हो जाता है ना। यहाँ पे फिर से हमको हर एक स्टेप में टोटल करनी है, लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया। अब यहाँ पे हर एक चीज़ की करेंगे। कैश की टोटल क्या हो रही है भाई, 10,000, 1,00,000, सॉरी 1,00,000 में से 50,000, 50,000, 50,000 में से 20 गए, 30 और 30 और 35, 65,000। तो ये क्या हो जाएगा 65,000। तो यहाँ पे स्टॉक हमारे पास में कितना बचा है, प्लस में 25,000 का, और फर्नीचर हमारे पास में 20,000 का। तो यही है। यहाँ पे क्रेडिटर हमारा जो है 0 हो गया। अब कैपिटल पे आते हैं, 10,000 कैपिटल बड़ी है और ये हुआ तो कितना हो गया 1,10,000। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप टोटल कर लो, अगर ये मैच हो रहा है तो मतलब हम सही है, मैच नहीं हो रहा तो ये गलत है। 65 और 25 कितना हो गया, 90 और 20, 110, और ये भी 110, मतलब मैच है, ये सब बराबर है। इसको और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ये आपको खाली एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। दूसरा इलस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा और डिटेल में है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। आप ये सारा एक बार 10-15 मिनट के लिए गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। हमने आज थोड़ी बहुत अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी पेंडिंग रह गई थी वो करी, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक शुरुआत करी है। इसको हम और डिटेल में जाएंगे, और बहुत ही डिटेल में जाएंगे, जितना आपकी बुक में भी नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करिए, मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। हमारा पेज है स्मार्ट अकाउंट्स पाठशाला करके, उसमें आप उसको फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपके डाउट्स 100% क्लियर करूँगा। अगर आपको कमेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को वहाँ मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप ये मत सोचिए कि आप किस लेवल पे है, किस पे नहीं है। आपकी अकाउंट्स को मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूँगा, और आप जितने ज़्यादा डाउट्स लेके आएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है ना। ओके, बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।